हेलो फ्रेंड्स, हमने शुरू किया है लूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक को। इसमें से हम हिस्ट्री पोर्शन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हमने एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री को पूरा कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य के बारे में डिस्कस किया। अब आज हमारा टॉपिक है भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन। 17 मई 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। पहली ही लाइन से क्वेश्चन बनता है और पूछा भी जाता है एग्जाम्स में। तो वास्को डी गामा भारत कब आया? 17 मई 1498 को। और ये कब कहाँ उतरा था? कौन सी बंदरगाह पे? तो कालीकट बंदरगाह पे। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद ने सहयोग किया। किसने सहयोग किया है इनको? तो गुजराती पथ प्रदर्शक थे एक अब्दुल मनीद। इन्होंने वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में, भारत यात्रा में सहयोग किया। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आए। तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन थे? तो ये थे आपके फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ये 1505 में भारत आए हैं। और नेक्स्ट है 1509 में अल्फांसो दी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। 1509 में कौन बना? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। अब गोवा को किसने जीता था? तो पुर्तगालियों ने जीता था। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। तो कहाँ से जीता था? बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? कोचीन में। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एक मात्र बस्ती थी संथोमे। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। किसके बाद? पुर्तगालियों के। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए। पहला डच यात्री था कार्नेलियन हाउटमैन। पहला डच यात्री कौन था? तो ये था कार्नेलियन डचमैन। 1596 में ये भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा था। कहाँ पे? सुमात्रा में। तो यूरोपीय कंपनियां जो भारत आई, इनकी स्थापना कब हुई? पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1498 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1602 में। डैनिश बनी 1616 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1664 में। और स्वीडिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बनी आपकी 1731 में। इन यूरोपीय कंपनियों की जो प्रथम फैक्ट्रियां थी, सबसे पहले जो फैक्ट्रियां इन्होंने बनवाई, तो कहाँ बनाई? पुर्तगाली ने बनाई कोचीन में 1503 में। डच ने बनाई मुसीलीपट्टनम में 1605 में। अंग्रेजों ने भी मुसीलीपट्टनम 1611 में। और डेनिस ट्रावनकोर में 1620 में। फ्रांसीसियों ने सूरत में खोली अपनी पहली फैक्ट्री 1668 में। डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के, इनको कहा जाता था पैगोडा, को ढाला। डचों के स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? पैगोडा को यहाँ पर इन्होंने ढाला और पुलिकट से ही समस्त गतिविधियों का केंद्र पुलिकट को ही बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे थे। कोलाचेन की लड़ाई। इस लड़ाई में ट्रावनकोर का राजा मार्तंड वर्मा ने 10 अगस्त 1741 को एडमिरल यूस्टाचियस डी लेनॉय के नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा डाला। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हुआ? तो 1759 में अंग्रेजों एवं जो डचों के बीच हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेदरा का युद्ध। कब हुआ है ये? 1759 में। 1759 में हुआ है बेदरा का युद्ध डचों और अंग्रेजों के बीच में। और ये इनका डचों का अंतिम युद्ध था भारत में। और अंतिम रूप से पतन 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान कर दिए। 31 दिसंबर 1600 में। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझीदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था इनमें। मुगल दरबार में प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 जो साझीदार थे, हिस्सेदार थे। पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था।
अब मुगल दरबार में जाने वाला पहला जो अंग्रेज था वो कौन था? कैप्टन हॉकिंस। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, टैट जो एग्ज़ाम होंगे टैट वगैरह उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में गया था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेड ड्रैगन। भारत आने वाला पहला जो अंग्रेजी जहाज था उसका नाम था रेड ड्रैगन। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारी कोठी की स्थापना की। 1611 में जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी किया, अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्ड के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की भी इजाज़त दे दी। 1613 में पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में 1611 में खोली, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 में व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई और पहली बार सूरत में 1608 में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास कर लिया गया था। सबसे पहले तो सूरत में 1608 में व्यापारिक कोठी खोलने का जो प्रयास भी इन्होंने कर लिया था, खोल दी थी फरमान आने से पहले ही, और जो उसके बाद खोली है 1611 में और 13 में। 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल दरबार में जहांगीर उस टाइम थे तो वहां भेजा। वह फरवरी 1619 तक भारत में रहा। उसने जहांगीर एवं खुर्रम कहा जाता था शाहजहां को से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में ये सफल हो गया। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान, जिसे गोल्डन फरमान की संज्ञा दी गई, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक दर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्ण व्यापार कर सकते थे। 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लीज पर ले लिया और वहीं पर एक किलाबंद कोठी का भी निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यहीं फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय भी बना। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का भी विवाह हुआ कोरोमंडल में। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को क्या दिया? बम्बई प्रदान कर दिया, पूरा का पूरा बम्बई। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को दे दिया। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया। गेराल्ड ऑंगियार ने मुंबई शहर की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें याद होना चाहिए। जो गेराल्ड ऑंगियार थे, इन्होंने मुंबई शहर की स्थापना की थी। बंगाल के शासक शाह सूजा ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते हैं। 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानुती, कालीकट, गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त कर ली और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया। कौन? फोर्ट विलियम। तो कहाँ पे है फोर्ट विलियम? कलकत्ता, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। कलकत्ता की नींव रखी थी जॉर्ज चारनॉक ने। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई। 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकोइस मार्टिन ने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। नेक्स्ट आता है आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में संघर्ष इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ है? 1746 से 48 तक। 1740 में ऑस्ट्रिया पर अधिकार को लेकर यूरोप में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य ये संघर्ष जो था वो शुरू हुआ। इसका कारण क्या था?
ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार 1740 में। इस संघर्ष के कारण ही भारत में दोनों कंपनियों के मध्य 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया और प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया ये युद्ध सेंट टोपे का युद्ध, फ्रांसीसी सेना को इसमें जीत मिली। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में 1748 में हुई एक्सला-सापिल की संधि से समाप्त हो गया। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था 1746-48 की किस संधि के दौरान खत्म हुआ तो ये एक्सला-सापिल की संधि से जो था वो खत्म हुआ था। इस संधि से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिया गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये हुआ है, एक साल बाद ये शुरू हो गया, पुनः 1749 से 1754 तक ये चला। इस युद्ध का कारण हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार विवाद थे। हैदराबाद और कर्नाटक का जो उत्तराधिकार था उस पर विवाद होने के कारण ये युद्ध शुरू हुआ। हैदराबाद आसफ जाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी को लेकर नासिर जंग पुत्र और भतीजे मुजफ्फर जंग के मध्य विवाद खड़ा हो गया। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा उसके बहनोई चंदा साहिब के मध्य ये विवाद हुआ। हैदराबाद और कर्नाटक में चल रहे इस विवादों से राजनीतिक बढ़त बनाने हेतु डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहिब का साथ दिया। अपरिहार्य रूप से अंग्रेजों की नासिर जंग और अनवरुद्दीन का सहयोग उनको करना पड़ा। 1749 में फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया तथा 1750 में नासिर जंग भी फ्रेंच सेना से संघर्ष करता हुआ मारा गया और मुजफ्फर जंग हैदराबाद का इसमें नवाब बन गया। आगे हम पढ़ते हैं। 1752 में स्ट्रिगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने त्रिचन्नापल्ली को बचा लिया और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस हार के कारण डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया। 1754 में गोडाहू अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया। जनवरी 1755 में पांडिचेरी संधि के साथ जो था दूसरा कर्नाटक युद्ध भी खत्म हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 में हुई एक्सला-सापिल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया। इसी संधि के तहत पहला कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। अब दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया। उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर नियुक्त किया गया। पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 में हुई और इसके साथ युद्ध विराम भी हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध भी हुआ है 1756 से 1763 में, जो 1756 में शुरू हुआ और सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि को लेकर यह युद्ध समाप्त हुआ। पेरिस की संधि होने पर यह खत्म हुआ था। 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवाश की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। तो वांडीवाश का युद्ध कब हुआ? 1760 में। 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो कि 1749 में ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। नेक्स्ट है बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। इसे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।